Hello everyone, welcome back to my channel Decoding Geography. So in this lecture we are going to discuss about channel morphology. सबसे पहले ये जानना जरूरी है चैनल मॉर्फोलॉजी में कि चैनल क्या होता है. तो चैनल क्या है? चैनल कैन बी डिफाइंड एज अ पाथ ऑफ अ रिवर और अ स्ट्रीम आउटलाइन बाय इट बेड एंड बैंक्स. बेसिकली जब एक रिवर अपने ओरिजिन से निकलती है तो वो कौन सा रास्ता को फॉलो करती है उसको हम चैनल कहते हैं. कि क्या ट्रिब्यूटरी बन के आ रही है, कुछ कॉन्फ्लुएंस कर रही है, दो रिवर्स मिल रही हैं, रिवर बन रही है, डेल्टा बना रही है. तो जो उसका पूरा सफर है टिल लास्ट तक जब वो सी में जा रही है, तो जो रास्ता वो फॉलो कर आई वो उसका चैनल है. तो हम पूछेंगे किस चैनल से आ रही है, किस तरीके से आ रही है. तो वो जो उसकी जर्नी है सोर्स से लेकर अपने लास्ट ओशियन में गिरने तक की, उस जर्नी को हम कहते हैं चैनल. चैनल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? चैनल मॉर्फोलॉजी होती है रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं. बेसिकली एक अच्छी सी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी है चैनल की कि उसके फुल फ्लूइड डायनामिक एस्पेक्ट से कि कितना फ्लूइड था, कैसे आया, हर एक एस्पेक्ट से अगर हम उस रिवर की जर्नी को जानते हैं, उसके रास्ते को जानते हैं कि कैसे कैसे वो बनी, उसको हम चैनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं. द स्टडी ऑफ चैनल रिलेटिंग एस्पेक्ट्स लाइक पैटर्न, उसका पैटर्न क्या था, उसकी ज्योमेट्री मतलब विड्थ लेंथ ये सब कैसा था, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो चैनल मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हुआ कि रिवर जब निकली उसका रास्ता बदला, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं. आप सोचिए थोड़ा थोड़ा. द फैक्टर्स दैट गवर्न कैन अफेक्ट द चैनल आर द प्रोसेसेस बाय विच चैनल इज मॉडिफाइड. ऑब्वियसली ये फैक्टर्स गवर्न करते हैं और चैनल को मॉडिफाई करते हैं. चैनल मतलब उसकी जर्नी को चेंज करते हैं. जो चैनल मॉर्फोलॉजी होती है वो नेटवर्क स्टडी करती है ट्रिब्यूटरीज की दैट जॉइन टू द मेन रिवर चैनल विद द ड्रेनेज बेसिन. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अपने आंसर राइटिंग में इस चीज को लिख सकते हैं. इसका मतलब द चैनल मॉर्फोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड स्टडिंग द नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन टू द मेन रिवर चैनल विद इन द ड्रेनेज बेसिन. कंपोनेंट्स. चैनल मॉर्फोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले चैनल ज्योमेट्री, हाइड्रोलिक ज्योमेट्री, रिवर और चैनल बेड कन्फर्मेशन, रिवर का पैटर्न, चैनल का टाइप और चैनल फ्लूइड डायनामिक्स. सबसे पहले देखते हैं चैनल ज्योमेट्री. चैनल ज्योमेट्री क्या होती है? अगर आपने कभी बचपन में ज्योमेट्री का एक चैप्टर हुआ करता था मैथ्स में, तो अगर आपने वो चैप्टर को अगर थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा तो यही सब आ रहा होगा. ये एक हमारा एडवांस मैथ्स का पार्ट है ज्योमेट्री, उसमें यही सब आता है. विड्थ कितनी है, सरकमफ्रेंस कितना है, पैरामीटर कितना है, साइन कोस्ट एंड ये सब. तो जब भी चैनल ज्योमेट्री का नाम आए समझ जाना लेंथ, विड्थ, डेप्थ, पैरामीटर और चैनल थालवेजेस, इस सब की बात हो रही है. अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला. अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, विड्थ उसकी चौड़ाई कितनी है, डेप्थ कितना गहरा है, कितना उसमें गहरा पानी है, पैरामीटर ये वाला. ठीक है. अब बात करते हैं सोर्स की. एक सोर्स से माउथ तक जाने में हम उसकी लेंथ कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? जैसे जो गंगा की लेंथ है वो 25 मतलब 2525 किलोमीटर है. तो हमने ये लेंथ कैसे मापी? मतलब जहां गंगोत्री ग्लेशियर से वो निकली और लास्ट उसका जो ओरिजिन हुआ उसमें जितना ट्रैवल करा गंगा ने, तभी वहां से हमारी लेंथ आई. जैसे ये दिखा रखा है चैनल ज्योमेट्री, इसमें हमारी चैनल ज्योमेट्री है. ये है हमारा चैनल ज्योमेट्री का पार्ट. चैनल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर सोर्स टू द माउथ. सोर्स से लेकर जब तक लास्ट उसका खत्म हुआ तब तक कितना ट्रेवल करा, वो उसकी चैनल की लेंथ है. चैनल विड्थ. चैनल विड्थ द स्ट्रेट क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस ऑफ द चैनल इज कॉल्ड चैनल विड्थ. हमने पीछे देखा ही था चैनल विड्थ कैसे, आपको मैंने बताया ही था. उसके बाद चैनल डेप्थ कितनी गहरी है, वो एक वर्टिकल डिस्टेंस है. अब आपको ये चीज याद करनी है कि ये क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस है, एक मिनट, ये एक क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस है और वो एक वर्टिकल डिस्टेंस है. वेटेड पैरामीटर, ये क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, तो उसका चैनल विड्थ को कहते हैं. ये बेसिकली वेरी करता है वॉल्यूम से वॉल्यूम का. इन इंडिया मैक्सिमम विड्थ ऑफ रिवर चैनल कैन बी मेंशन इन मॉनसून सीजन. ऑब्वियसली मॉनसून में ज्यादा रिवर में फ्लो रहता है, तो उसका जो मैक्सिमम अगर हम उसके विड्थ देख पाएंगे, जितना वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकती है, क्रॉस सेक्शनली डिस्टेंस वो ले सकती है अपना, वो मॉनसून के टाइम में ही देख सकते हैं. नेक्स्ट है चैनल डेप्थ.
एक ये मेजर करने का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, मतलब मैक्सिमम डेप्थ कितनी है उसकी, गहरा कितना है, ये चैनल डेप्थ होती है। वेटेड पेरीमीटर इट्स अ क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस ऑफ अ वेटेड पोर्शन ऑफ वैलीज। ठीक है, चैनल थालवेजेस देखो, ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला, ये होता है, इसका मतलब होता है कनेक्टेड, इट रिप्रेजेंट द लाइन दैट कनेक्टेड विद ऑल मैक्सिमम डेप्थ, मतलब इसके बाद तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम है इसका, तो उसको कहते हैं हम थल वेजेस। जैसे थल कहते हैं ना, थल तक भी नहीं, जैसे हम हिंदी में थल कहते हैं किसी को, थल मीन्स बिल्कुल नीचे तक, तो वही है ये सब, मतलब जो मैक्सिमम इसका है नीचे तक, मैक्सिमम डेप्थ है। हाइड्रोलिक ज्योमेट्री, फिर देखो ज्योमेट्री का वर्ड आ गया, कुछ चीज पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी, कुछ स्ट्राइक हुआ होगा। तो हाइड्रोलिक ज्योमेट्री pertains to the study of how the shape and dimensions of natural water channels such as river, stream change in the response, वही variation, water flow and sediment transport. It revolves around the examination of how the width, depth, slope and cross-sectional properties of this channel evolves in the various factors, particularly variations in the water flow. हाइड्रोलिक ज्योमेट्री चार चीजों पे फोकस करता है, चैनल विड्थ और डेप्थ। ये बताता है कि जैसे जैसे विड्थ और डेप्थ कैसे एडजस्ट हो रही है, कितना वो सेडिमेंट्स लेके आ रही है, किस बेसिस पे उसका जो विड्थ है और डेप्थ चेंज हुआ होगा, ये बताती है चैनल स्लोप से। स्लोप देखो, एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना वाटर का जो फ्लो होगा वो ज्यादा होगा। ये हाइड्रोलिक ज्योमेट्री ने सिग्निफिकेंस इसका दिया है। द स्लोप अफेक्ट्स वाटर स्पीड। हाइड्रोलिक ज्योमेट्री एक्सप्लोर्स हाउ चैनल आफ्टर स्लोप ड्यू टू सेडिमेंट्स डिपोजिशन एंड इरोजन स्ट्राइविंग फॉर द इक्विलिब्रियम, मतलब सेडिमेंट्स जुड़ते जाते हैं, एल्यूवियम कलेक्ट करती जाती है, तो उससे भी काफी इफेक्ट होता है, और जितना ज्यादा स्लोपी होगा उतने चाहे सेडिमेंट जितने भी कैरी कर रखेंगे वो धड़ल से गिरेगी, क्योंकि अफेक्ट करता है स्लोप। क्रॉस सेक्शनल शेप, अभी हमने पढ़ा है क्रॉस सेक्शनल क्या चीज थी। चैनल्स हैव अ डाइवर्स शेप फ्रॉम अ नैरो एंड अ डीप टू वाइड एंड शैलो। हाइड्रोलिक ज्योमेट्री इन्वेस्टिगेट्स चेंज ड्यू टू फ्लो एंड सेडिमेंट शिफ्ट। ये बताता है क्रॉस सेक्शन कि अगर एक चैनल से एक रिवर जब अपने चैनल को पाथ को चूज करते आई है, तो वो बहुत सारे शेप्स में है, वो नैरो भी हो सकती है, वो डीप भी हो सकती है, वो वाइड शैलो, वो बहुत सारे शेप्स में है। तो ये इस चीज को स्टडी करता है कि कैसे कैसे अगर सेडिमेंट्स बढ़ते रहेंगे तो उसकी शेप चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट है बैंक इरोजन एंड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। ये एड्रेस करता है बैंक इरोजन को। बैंक इरोजन आप समझते हैं, इरोजन क्या होता है, जब ऊपर वाली लेयर को इरोड करके अपने साथ रिवर अगर सामान लेके जा रही है, सेडिमेंट्स लेके जा रही है, तो हम उसे कहते हैं रिवर इरोजन। तो ये देखता है कि जो बैंक इरोजन है, सेडिमेंट मूवमेंट हुई है, वो कैसे कैसे चैनल को कर सकती है, वो मींडर भी बना सकती है, ऑक्सबो भी बना सकती है, यहाँ पे इकट्ठे भी कर सकती है अपने सेडिमेंट्स। तो हाइड्रोलिक ज्योमेट्री इन सब चीजों पे फोकस करता है। तक हमने ये देखा है कि चैनल जब चलता है, जब पाथ में एक रिवर चल रही है, तो उसकी शेप भी अफेक्ट हो रही है, सेडिमेंट्स भी ले रही है, इरोड भी कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिपोजिशन सब कर रही है। तो अब हम चैनल को क्लासिफाई करते हैं, मतलब अगर एक रिवर अपना पाथ लेकर आ रही है तो हम उसको किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। बेसिकली ना, चैनल को क्लासिफाई करने के बहुत सारे डिफरेंट क्रिटेरियाज हैं, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसको चैनलाइज करने के लिए। तो जो क्रिटेरियाज है ना, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है, उसके चैनल्स पे डिपेंड करता है। जो पैटर्न होता है वो चैनल का, वो उसकी फॉर्म डिसाइड करता है कि वो किस फॉर्म में थी। चैनल बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक फॉर्म में नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होती है। बहुत ज्यादा वेराइटी है उसकी फॉर्म्स को लेके। जैसा जैसा उसको डिपोजिशन, जैसा जैसा वो सेडिमेंट्स मिलता रहा, उसने अपनी शेप चेंज करती रही। हम ये नहीं कह सकते कि इस वजह से फिक्स पैटर्न आया होगा, उसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात है, हमें एक चैनल की, एक रिवर मॉर्फोलॉजी की उम्दा बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं। वो सिंगल थ्रेड हो सकता है, वो वेंडरिंग हो सकता है, वो मियंडर बना सकता है, वो ब्रेडेड हो सकता है, वो स्ट्रेट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे उसको माहौल मिलता रहा, जैसे जैसे उसको सिचुएशन मिलती रही, बेड बैंक से जुड़ता जुड़ता वो अपनी शेप बनाता गया। तो हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, बट फिर भी बेसिक तो किया है। तो यही बताना चाह रहे थे कि चैनल क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुई है। देखिए, चैनल के दो टाइप्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है।
फर्स्ट है बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ रिवर चैनल, बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ रिवर चैनल। एक मटेरियल के बेसिस पे, एक उसके पैटर्न के बेसिस पे। मटेरियल के बेसिस में दो है, बेडरॉक चैनल, एलुवियल चैनल, और पैटर्न के बेसिस में तीन लिखे हैं, बट बहुत सारे हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो मींडर चैनल, ब्रेडेड चैनल, साइनस रिवर चैनल। ठीक है, ये है उसका पैटर्न की, मतलब वो किस शेप में आ रही है, वो क्या पैटर्न बनाती हुई आ रही है। बेडरॉक चैनल, बेडरॉक चैनल होता है जब एक रिवर फ्लो कर रही है, वो अपने साथ ना तो कोई सैंड इकट्ठी कर रही है, ना कोई मड लेकर आ रही है, वो प्रॉपर बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर कार्व करते हुए अपने आप को चला रही है। ये सुंदर सीनरी जैसे आपने देखी होगी, ये होता है बेडरॉक चैनल। बेसिकली जो चैनल होता है इसका कोई शेप नहीं है, ये एक वो छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक्स हैं, उनके ऊपर होती जा रही है। ये दिस चैनल डोंट हैव अ लॉट ऑफ लूज मटेरियल एंड लुक डिपेंड्स ऑन द रॉक स्ट्रक्चर। वो पतले हमने बचपन में कलेक्ट करे होंगे, वो सुंदर सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्थर, वो बेड रॉक चैनल से ही आते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रिटी स्टडी और इजीली अफेक्ट करता है अपस्ट्रीम्स को, but they are good at passing on the any changes downstream. For example, if something happens upstream, a bedrock channel can quickly carry that change downstream. अगर बहुत बड़े बड़े पत्थर अपने साथ कैरी कर रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा फ्लो है, तो वो अपस्ट्रीम में कैरी कर कर आएगा, मतलब अपस्ट्रीम में कुछ हो रहा है सॉरी, तो डाउनस्ट्रीम में भी वो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट होता है एल्यूवियल चैनल। आपको पता होगा एल्यूवियम क्या होता है, सिल्ट का जो डिपोजिशन सिल्ट होती है उसे हम एल्यूवियम कहते हैं, जो बहुत सॉफ्ट सी होती है। तो जब रिवर कट करती है, रिवर ट्रांसपोर्ट होती है, रोक डेब्रिस, डेब्रिस होता है कूड़ा करकट, अपने साथ एल्यूवियम फाइन सी सिल्ट लेकर आती है, मिट्टी सा लेकर आती है, तो वो उस चैनल के पैसेज को, उस पाथ को हम एल्यूवियल चैनल कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बेसिक मेजर बात करें तो ये बड़े बड़े रॉक से इसका रिलेशन है, रॉक से बड़े बड़े, और इसका संबंध एल्यूवियम से है। बस यही है, सिल्ट फाइन डिपोजिशन होती है ना सिल्ट, ये सब से है। चैनल 4 टाइप्स में कैटेगराइज हैं उनके पैटर्न के हिसाब से। वैसे बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, बट हम मेजर बात करते हैं तो 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं उसके पैटर्न को। सबसे पहला होता है स्ट्रेट रिवर चैनल। ये क्या होता है, मॉडरेट साइज का होता है। ग्रेवल्स, मतलब ग्रेवल आप समझते हो, ग्रेवल क्या होता है, ये एक टाइप का सेडिमेंट है, जो वो छोटे छोटे रॉक्स के फ्रेगमेंट से, जैसे बड़ा सा रॉक है, टूटा टूटा टूटा, छोटे छोटे उसके फ्रेगमेंट्स बच गए, एक मिट्टी से या एक छोटे से कंकर से बड़ा होता है, बट इतना बड़ा भी नहीं होता है रॉक हो, क्योंकि वो रॉक का फ्रेगमेंट है। वो एक चैनल है सेडिमेंट का, जो एक सप्लाई करता है मॉडरेट, और चैनल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ज्यादा इसमें कट्स नहीं होते, ज्यादा मूव्स नहीं होते, थोड़ा सा सीधा रहता है, ये थोड़ा सा नहीं पूरा सीधा रहता है, बेंड नहीं रहता है। अगला है साइनस रिवर चैनल, और ये स्ट्रेट चैनल देखो यहाँ पे है, बिल्कुल सीधा है। अगला है साइनस रिवर चैनल। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइट बेंड दिखता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा स्लाइड बेंड दिखता है, और उसके इसी स्लाइड बेंड होने की वजह से थोड़ा वो सेडिमेंट की वजह से थोड़ा स्लाइड बेंड होता है। ठीक है, अगला है मींडरिंग रिवर चैनल। ये क्या होता है, जब सेडिमेंट ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो जिगजैग जिगजैग बनाते हुए चलते हैं, ऐसे, ये देखो जिगजैग जिगजैग, इसमें कितने सारे देखो बेंड्स हैं, तो ये जिगजैग बनाते चलते हैं। बेसिकली ये स्टेबल, स्पेशली अराउंड स्टेबल आइलैंड्स नॉन एज वेंडरिंग चैनल्स। वेंडरिंग जैसे घूमते फिरते, वेंडर्स वेंडरर्स कहते हैं, तो वो उस तरह का होता है। अगला होता है ब्रेडेड चैनल। ये रिवर इधर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ब्रेड्स बनाती हैं लड़कियां बालों में, उस तरीके का चैनल होता है ये ब्रेडेड, ये ब्रेडेड फॉर्म ऑफ चैनल है। ये हमारे टाइप ऑफ चैनल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न में, मेजरली इन्हीं की बात होती है। और इसका डायग्राम जब भी क्वेश्चन में चैनल पैटर्न के बेस में है तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। इट चैनल स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट, नाम से पता चल रहा है, या स्टेबिलिटी या फिर उसका चलना, बहना, मूवमेंट करना। चैनल स्टेबिलिटी बेसिकली एक आदत होती है जब एक चैनल या तो वर्टिकुलर या फिर लेटरल मूव करे। चैनल स्टेबिलिटी हमेशा चेंज होती रहती है एज सेडिमेंट कैन डिपोजिट और गेट कैरिड अवे, या तो ट्रांसपोर्टेशन में उसका चेंज हो जाएगा मूवमेंट, या फिर उसको एक कलेक्शन मतलब डिपोजिशन, मतलब सेडिमेंट्स लेकर आ रही होगी तो चेंज हो जाएगा। दिस डिपोजिट कैन गैदर either along the stream banks or within the channel itself, या तो बैंक के पास हो रही होगी या फिर चैनल
इटसेल्फ मतलब अपने साथ ही लेती हुई चल रही होगी। इससे क्या होगा, चेंज होगा, उसका उसका चेंज होगा और चैनल उस तरीके से चेंज लगेगा हर स्टेप पे। बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ चैनल रिएक्ट यूनिकली ऑल्ट्रेशन इन द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स और अ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक बात है। बेसिकली चैनल दो कैटेगरी में फोल्ड करते हैं, या तो वर्टिकुलर चेंज हो रहा होगा या फिर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा होगा। वर्टिकल चैनल शिफ्ट और लेटरल चैनल मूवमेंट। वर्टिकल चैनल शिफ्ट क्या होता है, जब एक रिवर का पाथ विड्थ से लेकर डेप्थ तक अपनी रेशो चेंज करता रहे। क्यों, किस वजह से, सेडिमेंटेशन ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी की वजह से। जब एक रिवर चैनल में एक सेडिमेंट सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड चली जाती है, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइड में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। उस डिपोजिशन को हम कहते हैं एग्रीटेशन। इससे क्या होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज द विड्थ टू डेप्थ रेशो। उसकी विड्थ भी बढ़ती है और उसकी डेप्थ की रेशो भी चेंज होती है। इसकी वजह से जो लेवल ऑफ चैनल स्टेबिलिटी होता है वो धीरे 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 कम होता रहता है। ये हमें कैसे पता चलता है कि वर्टिकुलर चैनल शिफ्ट हो रहा है, जब हम उसका एक एरियल व्यू देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके साइज में इंक्रीज हुआ है, एक्सटेंड तक हुआ है, इतने सेडिमेंट्स बढ़े हैं, इतना डिपोजिशन हुआ है। एक ओवर टाइम में ये चीज हमें एरियल व्यू के माध्यम से पता चलती है। नेक्स्ट है लेटरल चैनल मूवमेंट। जब एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ चैनल लेटरली होता है एक वेली फ्लैट सरफेस पे, उसको हम कहते हैं लेटरल चैनल मूवमेंट। बेसिकली कब होता है, जब बैंक इरोजन या फिर चैनल का एवल्यूशन हो। Wherever, unlike channel erosion, channel evolution is usually a relative sudden. Important point है, relatively sudden, and a major shift in the position of channel, a new part of floodplain. फ्लड प्लेन एक नया ही फ्लड प्लेन बनाता है, ये डिपोजिशन नहीं कर रहा है, ये फ्लड प्लेन बना रहा है। बेसिकली जब लेटरल चैनल मूवमेंट होता है तो हमें ऐसे ब्रेडेड चैनल काफी बनने को देखते हैं। इस तरीके से ब्रेड टाइप का स्ट्रक्चर ये चैनल हमें बना के देता है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग चैनल मॉर्फोलॉजी। किस किस बेसिस में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो चैनल मॉर्फोलॉजी के रास्ते में आते हैं और उसके फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली दो सेट्स ऑफ फैक्टर हैं, चैनल पैटर्न या फिर चैनल मूवमेंट। दो फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स और डिपेंडेंट फैक्टर्स। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोज्ड होते हैं watershed पे. These are related to landscape aspects and control channel morphology, such as geology, climate, and human. The geology of watershed is determined by the process acting on the landscape, can include endogenic processes, such as volcanism, tectonics, lesser extent, surface process, such as erosion and deposition. ठीक है. Within a watershed, these processes control the distribution, structure, types, materials, and topography. क्लाइमेट एक बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर है, जो लैंडस्केप स्केल पे एक बहुत ज्यादा डिसीजिव फैक्टर रहता है। बहुत ज्यादा इसके जो उसका शेप, चैनल मॉर्फोलॉजी के जो फैक्टर है वो अफेक्ट कैसे करेगा, तो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वाटर फ्लो इन द स्ट्रीम चैनल, समझ आया। वाटर फ्लो ये कैसे एक बड़ा फैक्टर हुआ, जब इसने हमें ये बताया कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाटर फ्लो में स्ट्रीम ऑफ चैनल में होगा। तो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, किसी पे इफेक्ट नहीं दे रहा, अपना इंडिविजुअल कर रहा है। ह्यूमन एक्शंस, वाटरशेड कंडीशंस, ह्यूमन के एक्शंस क्या है, ह्यूमन एक्शंस और लैंडस्केप कैन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द वाटरशेड कंडीशंस। ठीक है। ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हमेशा ही इंडिपेंडेंट होती है, वो कोई भी और अदर फैक्टर देखती नहीं है, वो जस्ट फॉर अपने ग्रीड, अपने सेल्फिशनेस के कारण ये सब चीजें करती है। तो इससे बहुत ज्यादा हमारा नेचर अफेक्ट होता है, एवरीबडी नो अबाउट इट। अगला है द जियोलॉजिकल, क्लाइमेट एंड ह्यूमन कंडीशंस व्हिच अ वाटरशेड डिपेंड्स ऑन लैंडस्केप, स्ट्रीम, वेजिटेशन, ये सब पे इफेक्ट करेगा। बेसिकली चैनल मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा क्लाइमेट, ह्यूमन, टोपोलॉजी, एरिया, इरिगेशन, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे चैनल मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं डिपेंडेंट फैक्टर्स। डिपेंडेंट फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को डिपेंडेंस शो करते हैं इंडिपेंडेंट कंडीशंस पे, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स पे। जो सेडिमेंट एक सप्लाई, एक सेडिमेंट चल रहे हैं
तो वो क्या डिपेंड कहाँ डिटरमाइन होंगे, फ्रीक्वेंसी पे, वॉल्यूम पे। सेडिमेंट ऐसा तो नहीं है रिवर में आ रहा है तो कोई अपना इफेक्ट नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड है, वेजिटेशन पे भी डिपेंड है, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज पे भी डिपेंड है। तो एक सेडिमेंट की सप्लाई बहुत कुछ डिटरमाइन करती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो सेडिमेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है क्लाइमेट वगैरह से, कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजी से। बट ये सब चीजों पे भी मैटर करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, कितना मैग्नीट्यूड रहेगा, इन सब चीजों पे भी काफी इफेक्ट डालता है ये। नेक्स्ट, जो वेरिएबिलिटी होती है, चेंजेस होती है स्ट्रीम में, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं चैनल मॉर्फोलॉजी में। ये सारे फैक्टर्स थे, कभी भी पेपर में आए तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो। आती है रिवर प्रोसेसेस की, कि एक रिवर अपनी पूरे पाथ में, अपने पूरे चैनल में क्या क्या प्रोसेसेस करती है। बेसिकली रिवर इरोजन भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है और डिपोजिशन भी करती है। तो जो एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा एनर्जी उसकी हाई होगी, जितना प्रेशर से पीछे से पानी आ रहा होगा, अगर एक इमेजिन करो जितना तेज पानी आ रहा होगा उतना ही मटेरियल वो अपने साथ इरोड करता हुआ जाएगा। तो एनर्जी इन अ रिवर कोज इरोजन, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा एनर्जी इरोजन, ये साथ साथ चलता है। हेडवर्ड इरोजन मेक अ रिवर लॉन्गर। दिस इरोजन हैपन नियर इट सोर्स, क्योंकि सोर्स से जब वो निकलती है तो वो फुल अपने यंग स्टेज में है, तो वो जैसे निकल रही है तो बहुत यंग है, बहुत एनर्जी है, तो वो हेडवर्ड आगे वाला पार्ट उसको मतलब रिवर को लॉन्ग बना रहा है। वर्टिकुलर इरोजन अगर होता है, जैसे वर्टिकुलर इरोजन, तो वो चैनल की डेप्थ, रिवर की डेप्थ बढ़ा रहा है। दिस हैपन मोर इन अपर स्टेजेस, जब रिवर अपने अपर स्टेजेस पे आ रही है तो वो डेप्थ, अपना जो इरोडेड मटेरियल है वो डेप्थ की तरफ वर्टिकुलरली इरोड करती हुई जा रही है। अगर उसका लेटरल इरोजन हो रहा है, इस तरीके से इधर इधर इरोड कर रहा है साइड्स में, तो वो क्या कर रही है, पहले तो ये मिडल और लोअर स्टेज में होती है, तो वो उस इरोजन उसका रिवर का वाइड कर रहा है, उसका जो साइज है वो चौड़ा कर रहा है, वाइड कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन रिवर्स बिगिन व्हेन द फ्रिक्शन इज ओवरकम। मटेरियल दैट हैज बीन लूजेंड बाय इरोजन मे बी ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द रिवर। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से मटेरियल आ रही है, दूसरी जगह इरोड कर रही है। जो मटेरियल लूज होते हैं, मे बी material that has been loosened by erosion may be then transported along the river। लूज मटेरियल भी ऐसा होता है कि रिवर के साथ ही ट्रांसपोर्ट करते हो जा रहे हैं। जब लास्ट स्टेज आई, अब क्या हुआ, डिपोजिशन। एक डिपोजिशन भी उसकी प्रोसेस है। तो डिपोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इरोडेड मटेरियल बीइंग ड्रॉप। जहां से भी आप इरोडेड मटेरियल आए हो, अब आपको कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप करते हो जाना है। जब रिवर अपनी एनर्जी खो बैठता है, जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तब अब उसका डिपोजिशन पार्ट स्टार्ट होता रहता है। दिस हैपन व्हेन रिवर एनर्जी लूजेस। अ रिवर कैन लूज इट्स एनर्जी व्हेन रेनफॉल रिड्यूसेस। जब पानी नहीं होगा तो एनर्जी कम रहेगी, बहाव कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, पानी ही सूख जाएगा। जितनी ज्यादा गर्मी होगी इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, तो जो उसका पानी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, तो अब वो क्या करेगी, डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देगी। फ्रिक्शन क्लोज शैलो एरियाज विच लीड टू स्पीड ऑफ रिवर। जितना शैलो रिवर होगा वो भी अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ रिवर कैसा रहेगा। देयर फोर द एनर्जी रिड्यूसेज व्हेन रिवर हैज टू स्लो डाउन। इट रिड्यूसेज इट स्पीड्स व्हेन द रिवर मीट्स इनटू सी। जब वो लास्ट पहुंची, उसने अपनी एनर्जी को कम करा, उसकी एनर्जी कम हुई और अब वो फाइनली सी में पहुंच गई। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ चैनल मॉर्फोलॉजी। तो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ चैनल मॉर्फोलॉजी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।